हाय एवरीवन। आज हम कवर करने वाले जा रहे हैं गैसेस स्टेट को। गैसेस स्टेट एक फिज़िकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। आगे फिज़िकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए ये गैसेस स्टेट बिल्कुल पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एज इट इज़ यूज़ हो जाती हैं काफ़ी जगहों पर, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो स्टार्ट करते हैं गैसेस स्टेट को। सबसे पहले व्हाट इज़ गैसियस स्टेट? It is a matter of it is a state of matter in which forces between molecules is negligible and have high thermal energy. Gaseous state just ये है कि एक मैटर की स्टेट है जिनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस है वो मिनिमम है या नेग्लिजिबल अमाउंट में है, और जिनके बीच में जो थर्मल एनर्जी है वो सब हाई है। हाई थर्मल एनर्जी एंड नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनको बोलते हैं हम गैसियस स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि वी नो अगर किसी चीज़ का मास ज़्यादा है तो उसका मोशन कम होगा, और मोशन कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी उसकी। काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो थर्मल एनर्जी कम हुई, थर्मल एनर्जी कम हुई तो इंट्रैक्शन ज़्यादा होंगे और फोर्सेस भी ज़्यादा लगेंगी। और सेकंड बात कि अगर मास कम हुआ तो मोशन ज़्यादा होंगे, और मोशन ज़्यादा होंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी। थर्मल एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो इंट्रैक्शन कम होंगे, क्योंकि थर्मल एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, ज़्यादा मोशन करेंगे तो इंट्रैक्शन कम होंगे। फोर्सेस भी कम लगने लग जाएंगे इनमें। अब अगर हमारे पास दो टाइप की गैसेस होती हैं, एक रियल गैस एक आइडियल गैस। हमें रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करना है या फिर आइडियल गैस को रियल गैस में कन्वर्ट करना है, तो क्या क्या कंडीशंस हैं वो चीज़ देखते हैं। रियल गैस की खास बात क्या होती है कि रियल गैस में इंट्रैक्शंस होते हैं, लेकिन आइडियल गैस के अंदर इंट्रैक्शंस नहीं होते। इंट्रैक्शन होते हैं या फिर बोल लो फोर्सेस होते हैं, और इसमें कोई फोर्सेस नहीं होते। तो अगर हमें रियल गैस को आइडियल गैस बनाना है तो कहीं ना कहीं फोर्सेस को कम करना पड़ेगा, फोर्सेस को हटाना पड़ेगा। अब फोर्सेस को कैसे हटा सकते हैं, या फिर एक बोल सकते हैं इंट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा। तो इंट्रैक्शंस को कैसे हटा सकते हैं? कहीं ना कहीं अगर हम जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में अगर दूरी बढ़ा दें तो इंट्रैक्शन कम हो जाएंगे। तो दूरी कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? तो अगर हम हाई टेम्परेचर दें, तो अगर हाई टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए और लो प्रेशर, क्योंकि अगर हाई प्रेशर हुआ तो मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड रहेंगे तो ज़्यादा इंट्रैक्शन होंगे, लेकिन हमें तो लेस इंट्रैक्शन की तरफ जाना है ना, तो हमें लो प्रेशर देना पड़ेगा। रियल गैस से नो आइडियल गैस बनाने के लिए ये जो कंडीशन है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर होना चाहिए। और सेम चीज़ अगर तुम्हें आइडियल गैस से रियल जाना है तो कहीं ना कहीं फोर्सेस लाने हैं, तो फोर्सेस लाने तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी लो टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए तो रियल गैस में बन जाएगी। अब कुछ लॉज आते हैं। सबसे पहले बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट हो तो जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को साइन को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट के आ जाएगा। के की वैल्यू पी वी इक्वल टू के निकाल सकते हैं। पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब है इसको हम पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू लिख सकते हैं। अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट ग्राफ आते हैं। पहला पी और वी का। अब पी और वी का हमें पता है इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है तो इन्वर्स वाला ग्राफ आएगा। पी और वन अपॉन वी का, तो पी वन अपॉन वी के तो डायरेक्टली है, मतलब पी वी के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वन अपॉन वी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन आया। अब है मान लो इसका हमने के इक्वल टू पी वी का एल एन ले लिया दोनों साइड, एल एन पी और एल एन वी का, तो ये क्या हो जाएगा एल एन पी प्लस एल एन वी इक्वल टू एल एन के। तो एल एन पी वर्सेस एल एन वी का बनाएंगे तो नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, कुछ ये इक्वेशन बनेगी इसकी। ये हो गया बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ बोलता है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेशर कांस्टेंट है तो जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलर वे में अगर प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के टी, तो वी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वी वन टी वन को हम वी टू टी टू लिख सकते हैं। इसका जो ग्राफ आएगा अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला आएगा, वी और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हो गया चार्ल्स लॉ। अब इसको थोड़ा याद रखने का तरीका ये है कि CCTV यानी चार्ल्स लॉ में जो टेम्परेचर और वॉल्यूम का हम रिलेशन देखते हैं, तो ये
थोड़ा याद रखने का तरीका हो गया। अब एवोगैड्रोस लॉ देखते हैं। एवोगैड्रो लॉ में क्या है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाएंगे तो के एन आएगा, तो वी अपॉन एन इक्वल टू के, तो इसका मतलब क्या है वी वन एन वन इक्वल टू वी टू एन टू हो सकता है, तो डायरेक्टली वाला ग्राफ आ जाएगा, ये भी सिंपल। अब आता है गे-लुसेक लॉ। ये क्या है, ये बोलता है प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। सो इसको हटाएंगे तो के टी आ जाएगा और पी वन टी वन इजिकल टू पी टू अपॉन टी टू इजिकल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अब इसको याद रखने का, इसको मैंने ऐसे याद रखा है कि चैट जीपीटी, यानी अगर गे-लुसेक लॉ हुआ तो प्रेशर और टेम्परेचर में वेरिएशन देखना है आपको, ठीक है। अब हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है, ये चारों जो लॉ हैं इनको कंबाइन करके हमारी बनती है आइडियल गैस इक्वेशन। तो चारों लॉ को अगर कंबाइन करेंगे तो पीवी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा आरटी के। इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाएंगे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी आ जाएगा। इसी को बोलते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्राम्स लॉ। तो ग्राम्स लॉ में बस इतना याद रखना है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है, यानी जो गैस डिफ्यूज़ हो रही है उनका जो स्पीड है, उनकी जो रेट है, उनका जो रैंडम मोशन है, वो इन्वर्स रिलेशन होता है, मतलब इन्वर्स होता है मास के अंडर रूट के कहीं ना कहीं। और ये बात सही भी है कि जितना कम मास होगा उतनी ज़्यादा तो ज़्यादा डिफ्यूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा रैंडम मोशन करेंगे, तो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं। अब इन्वर्स रिलेशन होता है तो आर ए अपॉन आर बी। अब इन्वर्सली इसलिए ए ऊपर है तो इसके सामने मास बी का आएगा और अंडर रूट तो होता ही है। कुछ सिमिलर वे में कुछ और फार्मूलेज हैं इसके, यहाँ वी वेलोसिटी है, टी टाइम है, आर ए आर बी, इन सब के फार्मूलेज हैं कुछ। अब आता है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ कहता है कि जो टोटल प्रेशर है वो सम होता है पार्शियल प्रेशर्स का, यानी अगर किसी कंटेनर में दो गैसेस हैं उनकी वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। अब एक्स ए और एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी, ये वो है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का सम तो 1 ही आता है, ये याद रखना है। अब कोई भी गैस है उसका मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर के बराबर, ये याद रखना है। और क्या है मास ऑफ मिक्सचर, तो मास ऑफ मिक्सचर क्या होता है एन ए एम ए, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मोलर मास ऑफ ए प्लस एन बी एम बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, याद रखना है। अब मोलर मास ऑफ मिक्सचर, इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो कुछ इस टाइप में आ जाएगी ये। और एक्स ए को हमें पता है इधर से क्या लिख सकते हैं, ऐसे को 1 माइनस एक्स बी, तो 1 माइनस एक्स बी लिख दिया और एम ए, और ये कुछ टाइप से एक इक्वेशन बन गई। सो अब हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, इट इज़ अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन पीवी एंड टी पैरामीटर्स, यानी प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, ये क्या है पैरामीटर्स हैं, इनको ये रिलेट करता है पीवी एंड टी, इन सबको रिलेट करता है मोशन के साथ, कि प्रेशर को मोशन के साथ रिलेट करेगा, वॉल्यूम को करेगा, नंबर ऑफ मोल्स को, टेम्परेचर को करेगा मोल्स, और तब बताएगा कि क्या इक्वेशन बनती है। तो फाइनली इसके कुछ पोस्टुलेट होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये वाला। इसमें पहला पोस्टुलेट क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, यानी एक गैस मॉलिक्यूल, एक गैस का मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के। दूसरा पोस्टुलेट, अगर कोई रैंडम मोशन कर रहा है तो वो कॉलिजन्स भी करेगा। अब कॉलिजन दो टाइप के हो सकते हैं, या विद वॉल, यानी या तो वॉल के साथ करे, या विद ईच अदर, या आपस में कॉलिजन करे। अगर वॉल के साथ अगर वो कॉलिजन करेगा तो प्रेशर डेवलप होगा, और जो वो प्रेशर होगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा और एवरेज स्पीड या काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये कैसे करेगा भाई, जितना ज़्यादा तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही ज़्यादा जाके टकराएंगे वॉल पे, तो उतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा, और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, जितनी ज़्यादा स्पीड से टकराएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा। तो इन दोनों पर डिपेंड करता है। अब क्या है, इसमें एक अजम्पशन ये है कि ऑल कॉलिजन्स, जितने भी कॉलिजन हैं उनको हम परफेक्टली इलास्टिक मानते हैं। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो इक्वेशन आती है वो ये आती है, काइनेटिक गैस इक्वेशन भी बोलते हैं इसके, के टी जी, पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 एम एन म्यू बार स्क्वायर। ये जो म्यू बार है वो म्यू आर एम एस है, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं इसको। सो दो फार्मूले हैं, अगर हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हों तो 3/2 KBT, के वी क्या है इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो n × 3/2 RT कर देंगे।
अब आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है जो कि जस्ट बताता है कि मॉलिक्यूलर स्पीड्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। सो इसकी जो कुछ एक इसका जो रिलेशन होता है वो क्या है, ये जो 1/n dn/du होता है, ये होता है एक तरह से प्रोबेबिलिटी मान सकते हो, ये होती है प्रोबेबिलिटी। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है कि अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ये जो फ्रैक्शन है ये कम आएगा। जैसे कि ये जो ग्राफ है इसमें इधर T1, ये T2, ये T3। तो अगर ऑर्डर ऑफ स्पीड लगाना हो तो इधर स्पीड चल रही है, इस एक्स एक्सिस पे क्या है, स्पीड है। तो स्पीड का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो जितना आगे होगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। तो C देन B देन A। ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर लगाना हो तो सेम ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर भी जो ऑर्डर ऑफ स्पीड आएगा उसी के बराबर आएगा। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन इसका जस्ट अपोजिट आएगा, क्योंकि इस वाले के पास ज़्यादा फ्रैक्शन है बजाय इसके। तो A के पास सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन, फिर B, फिर C। अब मास का ऑर्डर स्पीड के जस्ट अपोजिट आएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही कम मास रहा होगा उसका, तो ऑर्डर ऑफ मास का उतना ही ज़्यादा कम आएगा। अब 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले आते हैं इसमें वेलोसिटीज़ के। एक म्यू एम पी यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसकी जो वैल्यू होती है वो 2RT/m अंडर रूट में होती है। म्यू आर एम एस की 3RT/m होती है और म्यू एवरेज की 8/πRT/m होती है। इन दोनों को याद रखने का तरीका ऐसे सोच सकते हो कि आर एम एस में 3 वर्ड्स होते हैं तो 3 आएगा इधर, RT/m तो कॉमन है ही, और एम पी में 2 वर्ड्स होते हैं तो 2RT/m आएगा। और एवरेज थोड़ा बड़ी सी स्पेलिंग होती है तो इसको हम बोल सकते हैं कि 8RT/πm हो। अब इनका ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या है इनकी, सबसे ज़्यादा होती है म्यू आर एम एस की वैल्यू, देन एवरेज की, देन मोस्ट प्रोबेबल की। कुछ फार्मूलेज और होते हैं। कॉलिजन डायमीटर को सिग्मा बोलते हैं जिसका फार्मूला होता है 2R। कॉलिजन नंबर को Z बोलते हैं जिसका फार्मूला होता है √2πσ² n स्टार म्यू एवरेज। और n स्टार जो होता है वो n अपॉन वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने भी देखें अपन वॉल्यूम होता है। और सिग्मा तो बता ही दिया था, सिग्मा होता है कॉलिजन डायमीटर 2R। और म्यू एवरेज क्या है, एवरेज वेलोसिटी हो गई। मीन फ्री पाथ का हम लैम्डा बोलते हैं, ये होता है म्यू एवरेज अपॉन जेड। जेड क्या है, कॉलिजन नंबर। तो इसमें क्या है आपको याद रखना है कि जेड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो P/√T के बराबर होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। और जो लैम्डा होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको जेड भी बोलते हैं। सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या कहता है कि ये क्या है, डेविएशन देता है रियल गैस को आइडियल बिहेवियर से, मतलब कि जो रियल गैस है वो कितनी दूर है आइडियल से। अगर जेड की वैल्यू नेगेटिव में आती है, जेड का नेगेटिव का आना मतलब होता है इंट्रैक्शन ज़्यादा हैं। इंट्रैक्शन होने की वजह से क्या है कि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो हमें पता रियल और आइडियल बराबर नहीं होंगी, तो ये क्या नेगेटिव डेविएशन होगी जो कि लो प्रेशर पे आती है। अगर Z=1 है तो कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होगा उनमें, तो कोई फोर्स भी नहीं होगी। तो ये चीज़ बताती है कि रियल और आइडियल गैस इक्वल होती हैं, कोई डेविएशन नहीं है। और इसका मैंने बताया था कि वेरी लो प्रेशर चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर Z पॉजिटिव आ रहा है तो रिपल्शन फोर्सेस होंगी, तब भी रियल और आइडियल बराबर नहीं होंगी, तो पॉजिटिव डेविएशन आएगा और हाई प्रेशर चाहिए होगा। फाइनली ये रियल गैस की इक्वेशन होती है P+En²/v², V-NV = nRT। और इसमें जो A है वो डिनोट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो B है वो डिनोट करता है वॉल्यूम ऑफ गैस को जो कि ऑक्यूपाइड है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं इसको। और कुछ लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस में, यानी गैस को लिक्विफाई करने की कुछ कंडीशंस होती है, क्रिटिकल कंडीशंस, जैसे कि क्रिटिकल वॉल्यूम का फार्मूला होता है 3V। क्रिटिकल प्रेशर का फार्मूला होता है A/27B²। क्रिटिकल टेम्परेचर का होता है 8A/27RB। और बॉइल्स टेम्परेचर का होता है T=A/RB। सो फाइनली ये कुछ फार्मूले होते हैं गैसेस स्टेट में, तो मेजरली आपकी जो गैसेस स्टेट है वो ख़त्म होती है। थैंक्स।